शकील अंकल ने साजिदा फूफी को सख्ती से मना किया था कि रानिया से घर का कोई काम नहीं कराया जाए। वह यतीम लड़की है, बेसहारा है। वह क्या सोचेगी कि मामा ने भी उसे अपने घर में नौकर बना लिया है, इसलिए इस घर में उसे अपनेपन का एहसास होना चाहिए, न कि परायापन। साजिदा फूफी तो खुद भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, वह कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। वैसे भी घर में कामकाज के लिए एक काम वाली काम करने आती थी, और खाना तो वो हमेशा खुद ही बनाती थी। अब रानिया से भी पूछकर उसकी पसंद के खाने बनाती थी। उन्होंने कभी रानिया को किसी काम में मदद करने के लिए नहीं कहा था, जबकि सिला जब भी वहां जाती तो रसोई में जाकर फूफो के हर काम में मदद करती थी। धीरे धीरे समीर रानिया में दिलचस्पी लेने लगा था। ये बात सला को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। तब उसे ये एहसास हुआ कि वो खुद भी समीर खान से प्यार करती है, उसे पसंद करती है। उसकी आंखों में रानिया के लिए जो प्यार और पसंद था, उसे देखना सला के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। वह चुप चुप कर आंसू बहा लेती थी। जब भी समीर की आंखों में रानिया के लिए पसंद के रंग देखती तो उसका दिल जलता था, लेकिन समीर से अपनी मोहब्बत का इजहार करती इतनी हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। रानिया भी समीर से शादी करने के लिए तैयार थी, और जब ये बात सिल ने महसूस की तो उसका दिल जैसे अंदर से बिल्कुल मर चुका था। वह चुपचाप दोनों के रास्ते से हट गई थी, और फिर दोनों की सगाई सादगी से कर दी गई थी। जिस दिन वे एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे थे, उस दिन सला बहाना बनाकर घर में ही रुकी थी। वह उस दिन फूट फूट कर रो रही थी। आज उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए उससे छिनने जा रही थी। वह अपनी मोहब्बत के छिन जाने का जितना भी शोक मना रही थी, वह कम था। क्यों हम जिससे मोहब्बत करते हैं वह हमें नहीं मिल जाता, बल्कि हम जिसे शिद्दत से चाहते हैं वह किसी दूसरे की झोली में बिन मांगे चला जाता है। खुदा, तूने मोहब्बत को अधूरा क्यों बनाया है, इसे पूरा क्यों न कर दिया। कितनी देर तक वो रोती रही थी, और जब रोते रोते थक गई तो उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे थे। दिल में पक्का इरादा किया था कि अब समीर को कभी याद नहीं करेगी, क्योंकि समीर अब किसी और की अमानत बन चुका है। दूसरी ओर रानिया न जाने कैसे उसके दिल के राज से वाकिफ हो गई थी। कैसे उसे ये मालूम हो गया था कि सला भी समीर खान से प्यार करती है, और वह सला को चिढ़ाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। पहले तो वो सला से बात नहीं करती थी, लेकिन अब जब भी सला उनके घर जाती तो वो समीर की मोहब्बत की कहानियां सुनाना शुरू कर देती थी। समीर बहुत रोमांटिक है, समीर ने मुझे ये उपहार दिया, समीर ने मुझे ये कहा, मुझे यहाँ लेकर गया, वहाँ लेकर गया। समीर को मेरे बाल बहुत पसंद है, समीर को मेरे होंठ बहुत पसंद है। तुम्हें पता है सिला रात तो उसने मेरे होठों पर। कहते कहते रानिया शर्माने की एक्टिंग करते हुए अपना मुंह छुपा लेती, और उसकी ऐसी बातें सुनकर सिला का दिल जलने लगता था। रानिया जैसे उसके तड़पने का और उसके दिल के जलने का दृश्य देखकर मजा लेती थी। न जाने क्यों इतनी तकलीफ पसंद लड़की थी वो। शायद जिस नकारात्मक माहौल में वह रही थी, उसी का गहरा असर उसकी व्यक्तित्व पर पड़ा था। साजिदा फूफी को भी उसकी कुछ बातों पर आपत्ति थी। समीर को भी उसकी बहुत सी बातें नापसंद थी, लेकिन वो उसकी दिल आजारी का ख्याल कर चुप रह जाता था। कई बार वो उसे टोकते टोकते रह जाता था, ये सोचता कि जब शादी हो जाएगी तो शादी के बाद वह प्यार से उसे समझा लेगा, मना लेगा। वैसे भी वह इस कम समय में उसे बहुत प्यार करने लगा था। उसकी यूनिवर्सिटी में बहुत सी लड़कियां थीं जो उसे पसंद करती थीं, दोस्ती करने के लिए आती थीं, लेकिन समीर खान ने कभी किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा था। इस छोटी सी लड़की ने न जाने उस पर क्या जादू कर दिया था कि वह किसी और की ओर देखने के काबिल ही नहीं रहा था। अब समीर खान की डिग्री भी पूरी हो गई थी। वह अपने पापा के साथ बिजनेस में शामिल हो गया था। साजिदा फूफी के दिल में इच्छा थी कि वह अपने बेटे के सिर पर सेहरा सजाएं। रमीज खान ने भी उन्हें कॉल करके बता दिया था कि वह एक लड़की को पसंद करता है, उसी से शादी करना चाहता है। वह लड़की हिंदुस्तानी थी, वह भी पढ़ाई के लिए अमेरिका गई थी। वहीं पर उनकी मुलाकात हुई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। शादी का फैसला कर लिया था। साजिदा फूफी को किसी बात पर भी ऐतराज नहीं था। वैसे भी उन्हें सबा बहुत पसंद आई थी। वह रमीज से कहने लगी कि तुम जल्दी से वापस आओ
तो मैं तुम्हारे लिए सबा का हाथ मांगने के लिए जाना चाहती हूँ। अब जब रमीज खान की भी शिक्षा और हाउस जॉब पूरी हो गई थी तो वो हिंदुस्तान आ गया था। जब रानिया ने पहली बार रमीज खान को देखा तो उसकी आंखें उसी के चेहरे पर जमी रह गई थी। क्या शानदार इंसान था वह! समीर तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। वह समीर से भी कुछ इंच ऊंचा था। चौड़े कंधे, गोरा रंग, नीली आंखें, देखकर रानिया का दिल जैसे उनकी आंखों में डूब कर रह गया था। कितना अच्छा होता अगर ये शानदार आदमी उसके नसीब में होता। अब उसे अपनी जल्दीबाजी पर गुस्सा आने लगा था। वह बिना सोचे समझे समीर के लिए हाँ कर दी थी। रमीज खान तो उससे भी ज्यादा शानदार था। समीर तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। वो अब समीर से चिढ़ने लगी थी। उसका रवैया बदलने लगा था। रमीज खान उसे आंख उठाकर भी नहीं देखता था। वैसे भी उसके दिमाग में तो ये ख्याल ही नहीं था कि उसके भाई की मंगेतर, जिनकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी, वह उसके भाई को छोड़कर उसकी ओर रुख कर रही है। वह तो हर वक्त अपने काम में व्यस्त रहने लगा था। वह अपना क्लिनिक बना रहा था। सारा दिन वह उसी में व्यस्त रहता था। रात देर से वापस आता था तो खाना खाकर अपने कमरे में सो जाता था। रानिया को न उससे बात करने का मौका मिलता, न ही वह उसे अपनी मोहब्बत से अवगत कर पा रही थी। उसे ये भी एहसास हो गया था कि रमीज खान जिस लड़की को पसंद करता है, उसके घरवाले भी उससे शादी करने के लिए तैयार हैं और उसके हाथ मांगने के लिए भी जा रहे हैं। सबा की हाउस जॉब अभी चल रही थी, जबकि रमीज खान उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था। लाख चाहने के बावजूद भी रानिया इस शादी को रोक नहीं पा रही थी। उसने बातों ही बातों में समीर से कहा भी, इतनी जल्दी शादी की क्या जरूरत थी? मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। लेकिन समीर उसकी बातों को हंसी में टाल देता था। कभी प्यार से उसे बहला लेता। वह ये सोच भी नहीं सकता था कि रानिया के दिल में क्या चल रहा है। अगर जान लेता तो दिल टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन अच्छा था शादी से पहले जान जाता तो आगे की जिल्लत ना सहनी पड़ती। लेकिन समीर की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था, जो उसे भुगतना ही था। खैर, उसे रानिया के दिल की हालत का अंदाजा नहीं था। अगर उसे अंदाजा हो जाता तो वो खुद ही रास्ते से हट जाता। मगर रानिया को कभी भी ये घिनौनी साजिश न रचने देता। शादी के दिन करीबा पहुंचे थे। उस दिन रानिया को मायों बिठा दिया गया था। करीबी रिश्तेदारों को भी निमंत्रित कर लिया गया था। महज एक हफ्ते बाद ही रानिया हमेशा के लिए समीर की हो जाने वाली थी। समीर के अंग अंग से खुशी फूट रही थी। रानिया की संगत का सोचकर ही उसके मन में गुलाब से खिल रहे थे। दिल नए अंदाज में धड़क रहा था। उसने अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर कितने सपने सजाए थे। सोचा था कि अपनी शादी की पहली रात को बहुत स्पेशल बनाऊंगा। जबकि रानिया का चेहरा बुझा बुझा सा था। सभी लोग ही ये देख रहे थे, मगर किसी को वजह समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि ये रिश्ता तो रानिया की पसंद से ही हुआ था, तो अब रानिया इस रिश्ते से खुश क्यों नहीं लग रही थी? साजिदा फूफी उसके व्यवहार पर हैरान थी, मगर वो शायद ये सोचती कि हर लड़की की तरह वह भी इस नए रिश्ते से घबराई हुई है। इसीलिए शायद रानिया भी घबराई हुई है। वह माँ बनकर उसे समझाती और हर बात बताती, उसे नई जिंदगी में ढलने और नई जिंदगी को शुरू करने के तरीके बताती। यहाँ तक कि पति के दिल पर राज कैसे करते हैं, उसे खुश कैसे करते हैं, ये भी बताती। मगर उसके चेहरे के हाव भाव फिर भी ठीक नहीं हो रहे थे। जबकि उसके चेहरे के बिगड़े हाव भाव देखकर साजिदा फूफी अपने मन में सोचती, पता नहीं कौन सी बात की परेशानी है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही है। लेकिन साजिदा इस बात से बेखबर थी कि उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह तो रमीज पर दिलो जान से फिदा हो चुकी थी। साजिदा तो कभी उसके व्यवहार पर झुंझलाती, कभी परेशान हो जाती और फिर खुदा से सब ठीक होने की दुआ करती। उस रात सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे, जब आधी रात को रानिया के चिल्लाने पर सभी की आंखें खुली थी। वो डरकर अपने कमरों से बाहर निकले थे। इस दिन सिला भी अपनी माँ के समझाने पर फूफू के घर में आ गई थी। जाने कैसे उसकी माँ को उसका ये राज भी खुल गया था। उसकी रोई रोई आंखें, सताया हुआ चेहरा,
जब से समीर खान की शादी के दिन करीब आ रहे थे, उसकी अपनी हालत बिगड़ती जा रही थी। जमीला बेगम को अंदाजा हो गया था कि उनकी बेटी शायद समीर से प्यार करने लगी है और उसकी शादी का सुनकर उसकी हालत हो गई है। उन्होंने सलाह को बहुत समझाया था, तुम्हारी किस्मत में जो होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। किस्मत कोई भी इंसान से नहीं छीन सकता। समीर रानिया के ही किस्मत में था। तुम खुद को संभालो। अगर तुम इस तरह से कमजोर पड़ गई और अपने चेहरे से दिल का राज जाहिर कर दिया तो सभी लोग तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें बनाएंगे। तुम्हारी शख्सियत सबके लिए मजाक बनकर रह जाएगी। खुद को संभालो और इस राज को अपने दिल में ही दबा लो। मोहब्बत छीनने या मांगने से नहीं मिलती, ये तो सिर्फ एक एहसास होता है जो दूसरे दिल तक खुद ही अपनी खुशबू छोड़ जाता है और दूसरा दिल भी तुम्हारी मोहब्बत में धड़कने लगता है। शायद तुम्हारी मोहब्बत समीर के दिल पर दस्तक न दे सकी। भलाई इसी में है कि तुम अब समीर को भुलाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। वह भी माँ के समझाने पर उनके साथ शादी से कुछ दिन पहले रानिया के मायों बैठने के बाद इस घर में आ गई थी। रात को उसके कानों ने भी रानिया के चिल्लाने की आवाजें सुनी थी। वह भी भागते हुए कमरे से बाहर आई थी। नहीं जानती थी क्या हो गया। सभी लोग जब बाहर आए तो समीर और रानिया आमने सामने खड़े थे। समीर के शरीर पर जगह-जगह खरोंचें लगी थी। रानिया चिल्लाते हुए उसे कह रही थी, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने घटिया इंसान हो। तुम ये हरकत भी कर सकते हो। तुम मुझसे प्यार का दावा करते थे, मगर तुम इतने हवस परस्त निकले कि तुमने एक नौकरानी को भी नहीं छोड़ा। मैं नहीं जानती तुम क्या कुछ गुल खिला रहे होगे। वह चिल्लाते हुए बोल रही थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि रानिया जो कह रही है वह सच है। तभी सभी की नजरें एक तरफ मुड़ी, जहां एक लड़की कांपते हुए और चेहरे को घुटनों में छुपाए रो रही थी। रानिया ने बुरी तरह से शोर मचाना शुरू कर दिया था, जबकि समीर अपनी सफाई में बोलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैं नहीं जानता कि ये लड़की ऐसा क्यों कह रही है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे कमरे में है और इसने ऐसा क्यों किया। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। सिला को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। फिर उसका मन धीरे धीरे सब समझने के काबिल हुआ और जो उसे बात पता चली उसके बाद वो पूरी तरह से चौंक गई। समीर खान अपने घर में अपनी नौकरानी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। समीर ऐसा कर ही नहीं सकता। उसका दिल ये मानने को किसी भी हाल में तैयार नहीं था। शकील अंकल आगे बढ़े और समीर के चेहरे पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। तुमने सबके सामने मेरा सिर झुका दिया, मेरी नाक कटवा दी। हमारी तालीम में कहाँ कमी रह गई थी। अगर तुम इतने बेकाबू हो रहे थे तो तुम्हारे लिए कुछ दिन खुद पर काबू रखना मुश्किल था, तो तुम ये सब बाहर जाकर करते, वहां जाकर मुंह काला करते ताकि हमारी बदनामी न होती। क्या तुम्हारे लिए कुछ दिन सब्र करना भी मुश्किल था? तुमने उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती। सभी हैरान नजरों से रानिया की तरफ देख रहे थे। रानिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। मैं कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरा विश्वास करो रानिया, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे सिवा मैं किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। फिर भला किसी के साथ इतना घटिया काम कैसे कर सकता हूँ? ये लड़की झूठ बोल रही है, मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ ये झूठ बोल रही है। ये कहते वह उस नौकरानी की तरफ गुस्से से बढ़ा था। अभी उससे कुछ कहता है, इससे पहले ही रनिया बीच में आ गई थी। उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। बकवास मत करो, जितनी सफाई देनी थी दे ली। तुम्हारी बात का कोई भी विश्वास नहीं करने वाला। तुम जो कुछ बोल रहे हो वो झूठ तुम बोल रहे हो। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वह क्यों चिल्लाई थी? और ये तुम पर जो खरोंचे हैं, ये उसके नाखूनों की खरोंचे क्यों हैं? उसके कपड़े फटे हुए क्यों हैं? ये सब क्या है? तुमने जो कुछ किया है उसकी निशानियां तुम्हारी शरीर पर साफ दिखाई दे रही है
उसे मासूम लड़की का रोता सिसकता चेहरा, उसकी आंखों से बहते आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुमने उसके साथ जुल्म किया है। जबकि समीर बेबसी से रानिया को देखता रह गया था। कोई भी उसके ऊपर विश्वास करता है या ना करता, लेकिन रानिया की आंखों में अपने लिए अविश्वास और नफरत देखकर समीर अंदर से टूट सा गया था। फिर उसने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोला था, चुपचाप अपनी नजरें झुका ली थी। और इस तरह समीर खान बेगुनाह होते हुए भी सबकी नजरों में मुजरिम बन गया था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उस घरेलू नौकरानी ने ऐसा क्यों किया था। रानिया भी रोते रोते कहने लगी कि अब मैं उससे शादी नहीं कर सकती, मैं आत्महत्या कर लूंगी मगर उससे शादी नहीं करूंगी। ये कहते कहते वो रोते हुए अपने कमरे में भाग गई थी। समीर उसे रोकना चाहता था, उसे अपनी बाहों में भरकर उसके माथे पर अपने होंठ रखकर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता था, लेकिन उसे पता था उसकी बात का विश्वास कोई भी नहीं करेगा। रानिया भी नहीं, इसलिए वह चुपचाप वहां से चला गया था। जबकि रनिया ने अपने कमरे में जाकर नींद की गोलियां खा ली थीं। उसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी जान मुश्किल से बच पाई। होश में आने के बाद वो बार बार एक ही बात कहे जा रही थी कि मैं समीर से शादी नहीं कर सकती। शादी के कार्ड बंट चुके थे। शकील अंकल अपनी भांजी से बहुत प्यार करते थे। अगर शादी से कुछ दिन पहले ही उसकी विदाई नहीं होती तो लोग बातें करते और उनकी भांजी का मजाक बन जाता, और हो सकता था कि दोबारा से रानिया की बारात ना आती। एक बार लड़की की बारात लौट जाए तो सारा कसूर लड़की को ही दे दिया जाता है, जो वो किसी भी हाल में नहीं चाहते थे। अब उन्हें उम्मीद की एक ही किरण नजर आ रही थी, और वो था रमीज खान। फिर उन्होंने रमीज खान से बात करने का फैसला किया। वह सुनते ही भड़क गया, मैं कैसे उसके साथ शादी कर सकता हूँ? वह समीर की मंगेतर है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जबकि मैं सबा के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता था। मैं सबा से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूंगा, उसके अलावा किसी से भी नहीं। तब शकील अंकल ने उनके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए, मेरी इज्जत की रक्षा करो। एक बेटे ने मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मजबूरी समझोगे। तुम मुझे लोगों के सामने बेइज्जत मत करो। वह मेरी यतीम भांजी है, कुछ रहम करो उस पर। मरने के बाद मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं उसकी बेटी को खुशियां न दे सका। इस तरह रमीज खान अपने पापा के आंसुओं के सामने हार गया और उसने रानिया से शादी कर ली। इस सब के बाद समीर वहां से नहीं रुक सका। उसने साजिदा फूफू के रोकने के बाद भी घर छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद उसने साजिदा फूफू को कॉल कर बताया कि वह अमेरिका जा रहा है और अब कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद उसने कोई संपर्क नहीं किया। वह घरेलू नौकरानी भी काम छोड़कर चली गई थी और फिर वह कभी किसी को नजर नहीं आई। साजिदा फूफू ने अब एक उम्रदराज औरत को घर में काम के लिए रख लिया था और फिर घर में हमेशा शांति बनी रहती थी। रानिया ही एकमात्र थी जो हंसती मुस्कराती थी, लेकिन धीरे धीरे वह भी उदास दिखाई देने लगी थी। खुशियां जैसे उससे दूर हो गई थी। वह हमेशा चिढ़ी चिढ़ी और गुस्से में नजर आने लगी और फिर धीरे धीरे फूफू के साथ बदतमीजी करने लगी। अगर फूफू उसे कुछ कहती तो वह रमीज को जाकर सुनाती। तब वह माँ के सामने आकर खड़ा हो जाता, मुझे इस घर का माहौल शांति से रखना है। मैं नहीं चाहता कि रानिया की वजह से घर का माहौल खराब हो। अगर वो शांति से रहेगी तो मैं भी शांति से रहूंगा, वरना अगर आपने उससे कुछ उल्टा सीधा कहा तो मेरे घर आने के बाद मेरी शमात आ जाएगी। मैं शांति से सांस भी नहीं ले पाऊंगा। क्या आप मुझे चैन से नहीं देखना चाहती? तब साजिदा फूफू ने रानिया को कुछ भी कहना छोड़ दिया था और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। उन्हें बेटे का सूना सूना आंगन भी सताता था। वह रानिया से जब भी इलाज करवाने की बात करती तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती, ये सब मेरे बस में नहीं है, ये अल्लाह के बस में है। अगर अल्लाह ने मुझे औलाद की खुशी देनी होगी तो मुझे जरूर देगा। ये बात वो आराम से भी कह सकती थी, लेकिन साजिदा फूफू महज सोचकर रह जाती। इसके बाद उन्होंने कुछ भी कहना छोड़ दिया था। समीर खान से भी उन्हें शिकायत थी कि जो कुछ भी हुआ था कम से कम उसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, और अब जब वो वापस आया था
तो उन्हें यह उम्मीद थी कि उनके घर की खोई हुई खुशियां वापस आ जाएंगी। लेकिन रानिया जैसे खुद से ये वादा कर चुकी थी कि वह इस घर में खुशियां नहीं आने देगी। वह छोटी छोटी बातों पर राई का पहाड़ बनाती रहती और समीर खान पर आरोप लगाती कि वह उसे बुरी नीयत से देखने आया है। साजिदा फूफू उसके आरोपों पर दुखी हो जाती, जबकि समीर पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ता था। वह बस खामोशी से कभी अपने मोबाइल में तो कभी अपने लैपटॉप में बिजी रहता। वह ऐसा जाहिर करता जैसे उसके सामने रानिया खड़ी ही नहीं है, और यही बेपरवाह अंदाज रानिया के बदन में आग लगा देता था। वह चाहती थी समीर उसे देखकर रोए तड़पे, उसकी मोहब्बत में जोगी बन जाए, तब शायद उसके दिल को सुकून मिलता। समीर ने फिर से अपने पापा के ऑफिस जाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे वह उस माहौल का आदी होने लगा था। फिर एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगा, मैं सिला से शादी करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि उन्हें इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं होगी। तब वह हैरानी से अपने बेटे को देखने लगी थी। सिला तो उन्हें हमेशा से बहुत पसंद थी। हमेशा से उन्होंने सिला को समीर के लिए सोचा था। बीच में रानिया आ गई और उनकी चाहत अधूरी रह गई। अब जब उन्हें फिर से अपनी चाहत पूरी करने का मौका मिला तो वो खुशी से खिल उठीं। अगले ही दिन वह अपने सिला के मम्मी पापा के पास गई और उनके सामने अपनी इच्छा रख दी। मैं सिला को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उसका हाथ मेरे समीर के हाथ में दे दें। तबरेज साहब उनकी बात सुनकर थोड़ी देर सोच में पड़ गए थे। समीर खान पर जो आरोप लगा था, उसके बाद वह भी उससे मायूस हो गए थे। हालांकि उन्हें अभी भी अपने भांजे से प्यार था। उन्हें भी यकीन नहीं था कि समीर खान ऐसा कर सकता है, लेकिन आंखों देखे को झूठा भी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने साजिदा फूफू से सोचने का समय लिया। फिर जमीला बेगम ने उन्हें बताया कि सीला भी इस रिश्ते में रजामंदी रखती है। वह भी समीर को पसंद करती है। समीर एक देखा भाला लड़का है। मुझे लगता है कि उस दिन उसे किसी साजिश में फंसाया गया था। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हमारी आंखों के सामने पलाबड़ा बच्चा है, कभी इसमें कोई गलत बात नहीं देखी। आप खुद बताइए, अपनी शादी से महज कुछ दिन पहले वो अपने ही घर में ऐसी हरकत कैसे कर सकता था? तबरेज साहब भी इस बात पर सोच में पड़ गए। बात तो तुम्हारी सही है, मगर कौन था जो उसके खिलाफ साजिश करता? इस घर में तो सब उसके अपने ही थे। समीर को बदनाम करके किसी को क्या फायदा हुआ? तब जमीला बेगम कुछ कहते कहते रुक गईं। उन्हें बार बार ये ख्याल आ रहा था कि ये सब कुछ रानिया ने जानबूझकर किया है। वह शायद समीर को रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन वह उसे पसंद करती थी। फिर ऐसा क्यों करेगी? ये सवाल ऐसा था जिसका उन्हें कभी जवाब नहीं मिला, लेकिन बार बार उनका दिमाग यही कहता था कि हो न हो, रानिया का इस सब में कोई न कोई हाथ है। जब सिला को ये पता चला कि फूफू समीर के लिए उसकी शादी की बात कर रही हैं, तो उसकी खुशी देखने लायक थी। दुआएं यूं भी कबूल होती हैं। उसे आज यकीन हुआ कि कभी कभी ऐसे चमत्कारी घटनाएं घटती है। और फिर कुछ समय बाद ही इन दोनों को शादी के बंधन में बांध दिया गया। और जब सिला दुल्हन बनाकर समीर के कमरे में उसके बेड पर बैठी हुई थी, तो दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद समीर कमरे में आया था। उसकी आहट महसूस करके सिला के हाथों में पसीना छूटने लगा था। वो और भी सिमट कर बैठ गई थी। समीर उसके सामने आकर बैठ गया। उसका घूंघट उलट दिया, उसका नाजुक सा हाथ लेकर उसमें एक ब्रेसलेट पहना दिया। फिर उसके हाथों पर अपने होंठ रख दिए थे। सिला तो अपने आप में ही सिमटती जा रही थी। और तब समीर के होंठ हिले थे। सिला, मैं जानता हूँ तुम्हें लगता होगा कि मैं तो रानिया से मोहब्बत करता था, फिर तुम्हें कैसे अपना लिया। लेकिन सिला, आज शादी की पहली रात में तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं रनिया को पसंद करता था, उससे मोहब्बत करता था। लेकिन जब से मेरे साथ वो घटना हुई थी और रानिया ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया था, रनिया उसी पल मेरे दिल से उतर गई थी। और जब से मैं हिंदुस्तान वापस आया हूँ, पता नहीं क्यों मेरे दिल में खुद ब खुद तुम्हारे लिए मोहब्बत पनपने लगी थी। मैं इस एहसास को कोई नाम ना दे सका, लेकिन जब शादी के बारे में ख्याल आया और आंखें बंद करके सोचा तो तुम्हारा ही चेहरा मेरी आंखों के सामने आया था। मैं वादा करता हूँ सिला तुमसे
तुम्हें सच्ची मोहब्बत दूंगा, तुम्हारी खुशियों में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये कहते कहते उसने सिला को खुद के करीब किया था। उसके बदन पर अपनी मोहब्बत की निशानियां छोड़ने लगा था और सिला तो जैसे कब से इन पलों के इंतजार में थी, वो समीर की मजबूत पनाहों में समा गई थी। शादी के कुछ दिनों बाद समीर खान उसे हनीमून पर ले गया। जब वे लोग वापस आए तो रानिया का अंदाज सिला को चौंका गया था। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। तो कर ली तुमने अपनी दिल की खुशी पूरी, कर ली उस इंसान से शादी जिसे तुम प्यार करती थी। मगर तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मोहब्बत पाकर खुश रहोगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी। तुम हमेशा खुशी को तरसोगी, मगर खुशियाँ तुमसे हमेशा रूठी रहेंगी, जैसे मैं खुशी को तरस रही हूँ। उसकी पागल जैसी बातें सिला चुपचाप सुनकर नजरअंदाज कर रही थी। दिन ब दिन रानिया का रवैया सिला के लिए असहनीय हो रहा था। बात बात पर वो उस पर चिल्लाने लगती, लड़ाई करने के बहाने ढूंढने लगती। उसके कुछ कहे बिना भी वो अपनी तरफ से परेशानी खड़ी करती रहती थी। साजिदा फूफू रानिया के व्यवहार से बहुत परेशान हो गई थी। क्या करूं मैं इस लड़की का? मुझे लगता है ये पागल हो गई है। जो ये चाहती है वही करती है, अपनी मर्जी से जिंदगी जी रही है, फिर भी किसी बात पर खुश नहीं होती। आखिर क्या करूं मैं कि ये घर का माहौल शांति से रहे? सिला से कहती, तू भी ठंडी आह भर के रह जाती है। मुझे लगता है ये पागल है, इसे इलाज की जरूरत है। शादी के 2 महीने बाद जब सिला को मां बनने की खुशखबरी मिली तो रानिया का गुस्सा और जलन और बढ़ गया। उस दिन वह अपने कमरे में सामान फेंक रही थी और गुस्से से चिल्ला रही थी। पहली बार रमीज खान ने भी उस पर चिल्लाया था। उनके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाजें बाहर तक आ रही थीं। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी रोज रोज की बकबक से। दफा हो जाओ मेरे घर से। तुमने मेरी जिंदगी हराम कर दी है, मेरा जीना हराम कर दिया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह गुस्से से चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आ गया था। सब लोग लिविंग रूम में इकट्ठा हो गए थे। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है, साजिदा बीगम रोते हुए बोली। तब रमीज झुंझलाए हुए अंदाज में वहां आया था। ये पागल औरत आपने मेरे कंधे पर बांध दी है, जो न खुद खुश रह सकती है न किसी और को खुश रहने देती है। अब इसे इस बात की जलन खा रही है कि वो बच्चों की खुशी से वंचित है। तो बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर है? जब वो खुद मां नहीं बन सकती तो क्या कर सकता हूं मैं? इसे ये ख्याल खा रहा है कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, इसे छोड़ दूंगा। मैंने इसे समझा समझा कर थक चुका हूं कि मेरा दूसरी शादी करने का कोई इरादा नहीं है, मगर वो मेरी बात सुन ही नहीं रही। ये सब लोगों को पता चला था कि रानिया कभी मां नहीं बन सकती। तब साजिदा बीगम को ये समझ में आया कि वो अपना इलाज क्यों नहीं करवा रही थी। दरअसल वो इलाज करवा रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बताया था कि उसका रोग लाइलाज है, वह कभी ठीक नहीं हो सकती। शायद यही वजह थी कि वह किसी दूसरे को भी खुश नहीं देख सकती थी। उसके भीतर एक आग सी भड़कने लगी थी और ये आग रानिया के साथ पूरे घर को जलाए जा रही थी। वह भी एक सामान्य सा दिन था। सब लोग घर में मौजूद थे, नाश्ता कर रहे थे। जैसा कि आमतौर पर होता था, रानिया अपने कमरे में बंद थी। कल भी उसका रमीज के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। कल उसने सिला पर भी हमला किया था, उसे धक्का देने की कोशिश की थी। शुक्र था कि समीर उस समय उसके पास ही था। उसने रानिया को गिरने से बचा लिया था और रानिया को बुराबला कहकर उसके कमरे में भेज दिया था। शाम को जब रमीज खान घर आया तो साजिदा बीगम ने रानिया की हरकत उसे बताई। ये सुनकर वो गुस्से से उस पर चढ़ दौड़ा था। तभी रात भर उनके कमरे से चिल्लाने की आवाजें आती रही थी। रानिया ने तो घर भर का शांति बर्बाद करके रख दिया था। बात बात पर वो समीर को उसके किए का ताना देती कि इस जैसे अपराधी को घर में पनाह दे रखी है। उसे समीर से अपनी इज्जत का खतरा था कि वह उसकी इज्जत पर हाथ डाल देगा और उसे रुस्वा कर देगा, जबकि समीर उसकी बातों पर सिर्फ मुस्कराकर देखा करता था और ये बात उसे जलाने के लिए काफी थी। नाश्ता करते हुए चौकीदार ने उन्हें शबू के आने की सूचना दी थी। शबू का नाम सुनकर
सब लोग चौंके थे। समीर खान भी एक पल के लिए चौंका था, मगर फिर नाश्ता करने में व्यस्त हो गया था। शबू वो लड़की थी जो इस घर में नौकरानी के तौर पर रही थी और जिसने समीर पर आरोप लगाया था कि समीर ने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। इसके बाद वह लड़की घर से चली गई थी और आज इतने वक्त बाद वह फिर घर आई थी। ये बात सबके लिए हैरान करने वाली थी। सबकी नजरें समीर खान पर टिक गई थी, लेकिन वो सबके नजरों से बेपरवाह नाश्ता करने में मग्न था, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन घर में आया और कौन गया। शबू जब वहां आई तो बहुत डरते हुए दिख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। घर आते ही वो साजिदा बीगम के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए बीगम साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपके घर की खुशियां बर्बाद हो गई, सब कुछ बिखर गया, मगर मैं भी चैन से नहीं रही। आप नहीं जानती कि उस दिन के बाद से मैंने कभी भी शांति की सांस नहीं ली। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो रोते हुए कह रही थी। साजिदा बीगम तो हैरान परेशान उसे देख रही थी। उन्होंने उसे उठाकर कुर्सी पर बिठाया, पानी पिलाया और कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम क्या कह रही हो? क्या किया तुमने और किस बात की माफी मांग रही हो? तब वो रोते हुए कहने लगी, जब मैं आपके घर में नौकरानी की तौर पर आई थी तो मुझे रानिया बीगम से बहुत प्रभावित हुआ था। उनके जैसे कपड़े पहनने और मेकअप करने का शौक मेरे दिल में बढ़ने लगा था। जब वह अपनी पुरानी चीजें मुझे देती तो मुझे अजीब सी खुशी होती थी। उन कपड़ों में मैं गर्व महसूस करती थी। मेरी सारी सहेलियां मुझे उन कपड़ों में बहुत सुंदर कहती। रानिया बीगम को भी मेरी इस कमजोरी का एहसास हो गया था कि मैं पैसे और नए कपड़ों की शौकीन हूँ। एक दिन जब उनकी शादी होने वाली थी, उन्होंने मुझे एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने सारे नए कपड़े, मेकअप सब कुछ दे दूंगी और साथ ही पैसे भी दूंगी, बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। उनकी बात सुनकर मैं लालच में आ गई थी। नए कपड़े पाने की बात ने मुझे अच्छा बुरा सब भूलने पर मजबूर कर दिया। वो कहने लगी, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम रात को समीर के कमरे में जाओ और उस पर ये आरोप लगाओ कि उसने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। उनकी बात पर मुझे एक पल के लिए डर हुआ कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मगर फिर पैसे के लालच ने मुझे अंधा कर दिया। जैसे वो कहती गईं, वैसे ही मैंने किया। मैंने समीर पर आरोप लगा दिया कि उसने मेरे साथ गलत किया है, जबकि वे इस बात से बेखबर थे कि मैं इस कमरे में पहले से मौजूद हूँ। जैसे ही वे आधी रात को कमरे में आए तो उनके कमरे में आने के थोड़ी देर बाद ही मैंने ड्रामा करना शुरू कर दिया था। ऊंचे ऊंचे चिल्लाने लगी, अपने कपड़े फाड़ने लगी और उन पर भी हमला कर दिया। उन्हें अपने नाखूनों से जख्मी कर दिया और फिर योजना के अनुसार रानिया बेगम कमरे में आ गई। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर वह मुझे खींचते हुए बाहर ले गई थी। इसके बाद सभी के सामने वो तमाशा हुआ जो आप लोग जानते हैं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद भी समीर के हावभाव में कोई फर्क नहीं आया था। वो वैसे ही नाश्ता करने में व्यस्त था जैसे कुछ हुआ ही न हो, जबकि बाकी सभी फटीफटी आंखों से कभी समीर को देख रहे थे, कभी उस नौकरानी की तरफ तो कभी रानिया की तरफ, जो अपने कमरे से बाहर निकलकर आ गई थी। और अब इस नौकरानी के मुंह से सच सुनकर वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी चिल्लाने लगी, ये झूठ बोल रही हैं, मुझ पर आरोप लगा रही है। लेकिन फिर साजिदा बेगम अपनी जगह से उठी और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे बेटे पर इतना घिनौना आरोप लगाओगी, इतनी गलत हरकत करोगी। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अब की बार रानिया भी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने रमिज को पाने के लिए सब किया, उसे प्यार करने लगी थी। उसे पाने का कोई और रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये सब किया, लेकिन फिर भी उसकी मोहब्बत नहीं मिल सकी। ये मुझसे हमेशा बेजार रहा। अब सभी उसे नफरत की नजरों से देख रहे थे। सबको ये पता चल गया था कि समीर खान पर उसने बेबुनियाद आरोप लगाया था और अब सभी के दिल फिर से उसके लिए नरम पड़ने लगे थे। सलाह तो पहले से ये बात जानती थी कि समीर खान बेगुनाह है,
अब उसकी बेगुनाही का सबूत पाकर उसका दिल जैसे हल्का हो गया था। लेकिन रमिज खान किसी भी सूरत में रानिया को माफ करने को तैयार नहीं था। एक तो उससे अपनी मोहब्बत छिन चुकी थी, दूसरा वह अपने जान देने वाले भाई से नफरत करने लगा था, और ये सब उस जहरीली औरत की वजह से हुआ था। वो उसे सजा देने का फैसला कर चुका था, और फिर कुछ दिनों बाद ही उसने अपनी साथ काम करने वाली एक नर्स को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं इसके साथ शादी कर चुका हूँ, ये मेरी बीवी है, आज से ये इसी घर में रहेगी, उसने अपना फैसला सुनाया था। सभी चुपचाप उसे देख रहे थे। किसी को रमिज से इतनी जल्दी और इस अत्यंत कदम की उम्मीद नहीं थी। रानिया बुरी तरह से चिल्लाने लगी थी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, तुम मुझ पर सुतन नहीं ला सकते। रमिज खान उसके सामने आकर खड़ा हुआ, उसकी आंखों में झांकते हुए कहने लगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे भाई पर आरोप लगा सकती हो, मेरी जिंदगी के साथ खेल सकती हो, तो मैं भी जो जी में आए कर सकता हूँ। मैं इसके साथ दूसरी शादी कर चुका हूँ। अगर तुम्हें इस रिश्ते पर आपत्ति है तो तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो। मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ। तलाक की बात पर रानिया जैसे जाग की तरह बैठ गई थी। शकील अंकल अपनी जगह से उठ खड़े हुए। रानिया ने जो भी किया है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम मेरी भांजी को उसके किए की सजा नहीं दे सकते, ये तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुमने जो करना है करो, दूसरी क्या तीसरी शादी भी कर लो, लेकिन तुम रानिया को तलाक नहीं दोगे। ये इस घर में रहेगी। मैं उसे बेटी बनाकर लाया था। इतना सब होने के बावजूद भी जब रानिया ने अपने मामा के दिल में अपने लिए मोहब्बत और शफकत देखी तो वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसने इतनी बड़ी गलती की थी, लेकिन आज वो खुद भी सबकी नजरों में रुस्वा हो गई थी। वो खुद भी खाली हाथ रह गई थी। हाथ तो उसके भी कुछ नहीं आया था। जिस इंसान को पाने के लिए उसने एक बेगुनाह इंसान पर आरोप लगाया था, उस इंसान ने भी उसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। वो खाली खाली आंखों से उस कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगी थी, जिसमें रमिज खान अपनी नई बीवी को लेकर चला गया था। उसकी आंखों से आंसू जार जार बह रहे थे। एक एक करके सभी लोग अपने कमरे में चले गए थे और वो अकेली लॉन्ज में बैठी रह गई थी। दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लिंक पर क्लिक करके कहानी के पहले भाग को सुन सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें। रोज एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।